एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको सीडीपी की यूनिट वाइज मैराथन कंप्लीट करवा रही हूँ, जिसकी मैंने आप देख सकते हैं यूनिट 1 एंड यूनिट 2 एंड यूनिट 5 को कंप्लीट करवा दिया है। अगर अभी तक आपने मेरी ये यूनिट वाइज वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूनिट 3 को, जिसमें आपके विभिन्न अधिगमकर्ताओं की समझ, ये सारी जितनी भी चीजें हैं इसके अंदर, वो सारी हम कवर करेंगे। देखिए, जो आपका ये फर्स्ट टॉपिक है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं आज की वीडियो में आपके साथ ये कवर करूंगी। इसके बाद मैं ये दोनों कवर करवा दूंगी। तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, मैराथन वीडियो से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। जिन बच्चों को स्टार्टिंग में सिलेबस नहीं पता होता, जो अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैंने एक ऐसी रामबाण ट्रिक वीडियोस बना दी है, जिससे कि आप अगर ये 5 मैराथन वीडियोस भी कर लेंगे ना, आपका रीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें शिक्षण विधियों का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको एक बार एक चीज और बता देती हूँ। जैसे कि आपको पता है, आपके जो ऑल सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से आपको 15 मार्क्स के टीचिंग मेथड्स देखने को मिल जाते हैं। और सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप सीडीपी को ही बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो ना, तो आपके ऑल सब्जेक्ट्स में वो हेल्प करते हैं। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं सीडीपी में जो आपके ऑल सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन 5 मैराथन को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। कॉमन टॉपिक की बात करें, जैसे कि अगर आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, मापन, मूल्यांकन, सीसीई, एनसीएफ 2005, एनईपी जो आपका न्यू टॉपिक ऐड हुआ है 2020। इसके बाद अगर मैं बात करूं आरटी 2009, तो ये ना ऐसे टॉपिक है कि इनसे ना क्वेश्चंस ऑल सब्जेक्ट्स में बनेगा। और इसीलिए ना आप सीडीपी को बहुत अच्छे से कवर कीजिए। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, टीचिंग मेथड जो होते हैं अकेले ही 50 मार्क्स का रोल प्ले करते हैं, यानी 150 मार्क्स में से आपके 50 मार्क्स तो टीचिंग मेथड्स के ही देखने को मिल जाते हैं। प्लस आपकी सीडीपी रही, सीडीपी आपकी कितने मार्क्स की हो जाती है? 30 मार्क्स की। तो 80 नंबर तो आपके इसी बस ओनली, अगर आप सीडीपी को ही कर रहे हो ना, 80 मार्क्स जो आपके यहीं से बन जाते हैं। इसीलिए आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। और अगर आप लैंग्वेज में 30 में से 15 या 18 भी ले आते हैं, इसके बाद अगर दूसरी लैंग्वेज की बात करूं मैं, यानी कि आप दोनों लैंग्वेज को ले सकते हो। 60 में से अगर मान लीजिए आपके दोनों में अगर 15 मार्क्स भी बनने हैं, तो 30 मार्क्स का स्कोर आपका यहां से हो जाता है। तो अगर आप देखें, 80 तो आपके सीडीपी से ही हो रहे हैं, ओनली सीडीपी और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑल सब्जेक्ट्स के लिए उनसे, और प्लस 30 आपके लैंग्वेज से हो गए। तो कितने मार्क्स हो गए आपके? 110। अगर आप इतना भी कवर कर लोगे ना, तो आपका रीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। और आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 90 मार्क्स। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, आप देख भी सकते हैं। अगर आप 100 भी कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो इसीलिए आप इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए। इसीलिए मैं आपको सीडीपी के सारे कंटेंट को कवर करवा रही हूँ, ताकि जो आपके ऑल सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आपकी हेल्प हो जाए। तो इसीलिए आप सीडीपी और लैंग्वेज, इन दोनों पर बहुत ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेशन कीजिए। टीचिंग मेथड्स को पढ़िए। बस ये चीज़ें भी आपने कर ली ना, तो आराम से आपके 100+ मार्क्स कहीं नहीं गए। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपको बता दी। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे दूं, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के टीचिंग मेथड्स या किसी भी सब्जेक्ट्स का नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको ऑल सब्जेक्ट्स की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, जो मैंने लिया है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। देखिए, आप इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो वीडियो भी लंबी हो सकती है। तो इसीलिए आप इसको ध्यान से जरूर समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो आपकी 3rd यूनिट है, उसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका विभिन्न अधिगमकर्ताओं की समझ, जिसमें आपके पिछड़े, प्रभावशाली, सृजनशील, वंचित सारे प्रकार के बालक इसमें इंक्लूड होते हैं। उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, उनके कारण पढ़ेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी हो सकती है। तो सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को।
देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विशिष्ट बालक होते क्या है। विशिष्ट बालक वो होते हैं जो साधारण बालक से भिन्न होते हैं, किसी भी चीज में हो सकते हैं वो, ठीक है। विशिष्ट या असाधारण बालक कहलाते हैं। बस छोटी सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, जो साधारण बालकों से भिन्न होते हैं विशिष्ट या असाधारण बालक कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, विशिष्ट बालक की कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि आप इसे लगा सकते हैं मानसिक मानसिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, तो इनके आधार पर भी कुछ पार्ट्स होते हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है आपका वो है शारीरिक रूप से जो विशिष्ट बालक होते हैं वो होते हैं दृष्टि विकलांग बालक, यानी कि जिसकी दृष्टि में प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए ब्रेल लिपि भी बनाई गई है, उनकी बात की जा रही है। वाक विकलांग बालक, यानी कि जो बोलने में असमर्थ होते हैं या कम बोलते हैं, हकलाकर बोलते हैं, तो ये सारी चीजें किस में आती है, वाक विकलांग बालक में। इसके बाद जो आपका थर्ड है वो है आपका श्रवण दुर्बल बालक। इसमें क्या होता है, जो जिन्हें सुनाई नहीं देता, मतलब जिन्हें कम सुनाई देता है, तो वो इस श्रेणी में आ जाते हैं। गत्यात्मक अक्षम बालक, ये कैसे होते हैं, जो मोटर, आपने वृद्धि और विकास में भी बहुत बार पढ़ा होगा, जो हम मोटर स्किल्स होती हैं जिसमें हमारी छोटी मसल्स और बड़ी मसल्स का यूज होता है, तो वो हमारा होता है गत्यात्मक अक्षम बालक, जिसमें प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे को पेन पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आ जाएगा हमारे गत्यात्मक मोटर स्किल्स में। आई होप आपको ये चारों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये शारीरिक रूप से होते हैं। अब बात करते हैं मानसिक रूप से कैसे होते हैं। मानसिक रूप से विशिष्ट बालक जो होते हैं वो होते हैं पहले प्रतिभाशाली, दूसरा सृजनात्मक बालक, तीसरा है मंदबुद्धि बालक। तो ये होते हैं आपके मानसिक रूप से विशिष्ट बालक। अब देखते हैं शैक्षिक रूप से कौन कौन से होते हैं। देखिए, शैक्षिक रूप से होते हैं, सबसे पहला आता है संप्रेषण बाधित, यानी कि ये कैसे होते हैं, जो अपने विचारों को आमने सामने प्रकट ना कर पाए। जैसे कि आपसे मान लीजिए क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप उसका उत्तर नहीं दे पा रहे, या चीजों को करने में कठिनाई हो पा रही, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर से डरते हैं, मतलब उन्हें उस चीज का आंसर पता होता है लेकिन वो चीज नहीं कर पाते, तो ये आते हैं हमारे संप्रेषण बाधित में। सीखने में अयोग्य बालक, कोई भी कारण हो सकता है सीखने में, परिवार की कंडीशन हो सकती है जिसमें भाई लड़ाई होती हो, माता पिता की अशिक्षा हो सकती है, तो बहुत से कारण हो सकते हैं। इसके बाद बात करें, शैक्षिक तीव्र बालक भी होते हैं जो तेज सीख लेते हैं, मतलब उन्हें एक तरह से ये टेंशन रहती है कि हमें तो हमारा काम तो हो गया और हमें आगे की चीज दी जाए, लेकिन हमें तो सब बच्चों को साथ में लेके चलना है ना, इसीलिए हम एक बच्चे पर खाली फोकस नहीं कर सकते, हमें और बच्चों को लेकर चलना है। तो ये हो गए आपकी जो 4th नंबर पे है, वो है शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था 7th क्लास का बालक 6th क्लास का वर्क नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पिछड़ा बालक। क्लियर हो गया शैक्षिक रूप से। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपके होते हैं सामाजिक रूप से। सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक वो होते हैं जो समाज से रिलेटेड चीजों से होते हैं, जैसे कि बाल अपराधी जो होते हैं, चोरी करने लगते हैं, स्कूल से कूद कर भाग जाते हैं, जो ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब जो अनुशासन का बिल्कुल पालन नहीं करते, वो आते हैं हमारे बाल अपराधी में। समस्यात्मक बालक कैसे होते हैं, जैसे किसी ना किसी चीज में प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए उसे उठने में प्रॉब्लम है, पढ़ने में प्रॉब्लम है, बैठने में प्रॉब्लम है। जैसे कि आपके बात करूं मैं, अधिगम अक्षमता जो होती है, जिसमें जैसे मान लीजिए पढ़ाई से संबंधित होगी, लिखने से संबंधित होगी, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, समस्यात्मक बालक में। और ये जो बालक होते हैं ये कोई भी हो सकते हैं, मनबुद्धि भी हो सकते हैं, प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, सृजनात्मक भी हो सकते हैं, ये हर एक की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके बाद जो थर्ड है आपका, वो है माता पिता द्वारा तिरस्कार करना। जैसे कि आपने देखा भी होगा, बहुत से पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों का अपमान करते रहते हैं क्योंकि उनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होती, तो ये सारी चीजें भी इसका कारण बन सकती है। नेक्स्ट है आपका कुसमायोजित बालक, जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता बालकों में, तो वो होते हैं हमारे कुसमायोजित बालक। इसके बाद बात करते हैं विचलित बालक की। विचलित बालक कैसे होते हैं, जो अपने आप को एडजस्ट ना कर पाए चीजों में, किसी में भी हो सकता है, समस्यात्मक में हो सकता है, बाल अपराधी में हो सकता है, हर एक चीजों में जो भी अपने आप को एडजस्ट ना कर पाए, दैट इज कॉल्ड विचलित बालक। जो विचलित रहते हैं अपने कामों में, मतलब ये सोचते हैं कि नहीं हो पा रहा, इस टाइप से जो सिचुएशंस आती हैं वो होती है हमारे सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक में। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, ये सारे जो थे मैंने आपको पॉइंट वाइज बता दिए, लेकिन इनमें से ना कुछ इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारे पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो वही पढ़ाऊंगी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इनमें से मैंने कुछ ली है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जिन्हें मैंने प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के आधार पर निकाला है। जैसे कि मैंने लिख दिया है, विशिष्ट रूप में से हम प्रमुख रूप से निम्न बालों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका प्रतिभाशाली, सेकेंड है आपका मंदबुद्धि, थर्ड है आपका पिछड़े बालक,
फोर्थ है आपका समस्यात्मक बालक, फिफ्थ है आपका विकलांग बालक, सिक्स्थ है आपका बाल अपराधी बालक एंड सेवेंथ है आपका सृजनात्मक बालक। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनकी चीजें क्या क्या होती हैं, डेफिनेशंस कौन कौन सी हो सकती है, कारण क्या हो सकते हैं, इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं। फर्स्ट मैंने लिया है प्रतिभाशाली बालक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इस पे आप इंपॉर्टेंट जरूर लिखिएगा। और एक चीज और, जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ प्लीज उसके आप शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा, ताकि आपके लास्ट टाइम में रिवीजन किया जा सके। तो देखिए इसमें ना दो डेफिनेशन दी गई है, एक दी है क्रो एंड क्रो ने, दूसरी दी है टर्मन ने। तो इन दोनों से ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्रो एंड क्रो ने ना एक बात कही है कि जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें टर्मन की, तो टर्मन ने बोला है कि जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है वो होते हैं हमारे प्रतिभाशाली। तो आपको ना राइटर के अकॉर्डिंग याद रखना है। वैसे ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो क्रो एंड क्रो के अनुसार आता है, लेकिन आपको राइटर के अकॉर्डिंग मारना है। लेकिन अगर राइटर नहीं आते और डायरेक्ट पूछा जाए कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो आप ऑप्शन के थ्रू रखेंगे, या तो उसमें 130 होगा या उसमें 140 होगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, प्रतिभाशाली बालक किसी भी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होते हैं। समाज तथा राष्ट्र की प्रगति प्रतिभाशाली बालकों पर ही निर्भर करती है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट होते हैं, जल्दी चीजों को कर लेते हैं, हर चीज में तर्क लगाते हैं, रुचि लेते हैं। तो इसलिए समाज और राष्ट्र की जो प्रगति है वो किस पर निर्भर करती है? प्रतिभाशाली बालकों पर ही निर्भर करती है। अब कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले दिए आपके स्किनर व हैरीमन के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है? प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, जो सबसे अधिक होते हैं, चीजों को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, हर चीज में रुचि लेते हैं, जिज्ञासा लेते हैं, तो वो होते हैं हमारे प्रतिभाशाली बालक। नेक्स्ट जो टर्मन ने दिया है, उन्होंने वही दिया। देखिए मैंने टर्मन का भी आपको ऊपर बताया भी, इंपॉर्टेंट लाइन लिखिएगा कि टर्मन ने दी है 140। इन्होंने बस यही डेफिनेशन दी कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो प्रतिभाशाली की कैटेगरी में आ जाते हैं। एंड क्रो ने इसके अलावा दो बातें और कही हैं, बस ये याद है कि क्रो एंड क्रो ने 130 प्लस ही बताई है, टर्मन ने 140 प्लस, लेकिन क्रो एंड क्रो ने 130 प्लस। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? दो प्रकार की इन्होंने बात की है कि दो प्रकार के प्रतिभाशाली बालक होते हैं। पहला जिनकी 130 से अधिक बुद्धि लब्धि होती है। सेकंड इन्होंने क्या कहा है कि वे बालक जो कला, गणित, संगीत आदि में एक से अधिक विशेष योग्यता रखते हो। मतलब वो एक चीज में तो अच्छे हों, लेकिन दूसरी चीज में भी हो, वो भी हमारे क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। ये बात किसने कही है? क्रो एंड क्रो ने कही है। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, अगर मैं बात करूं प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं कैसी होती हैं, तो ये देखते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की जो विशेषताएं होती हैं, पहले तो सबसे चीज आपको ये याद रखनी है, ये जन्मजात होती है, ना कि अर्जित की जाती है। जन्मजात का मतलब होता है जो हमारे वंशानुक्रम से चलती आ रही है, दैट इज कॉल्ड जन्मजात। इसके बाद दूसरी लाइन वही चीज आ गई, 140 से अधिक बोली है टर्मन ने, 130 से अधिक बोली है क्रो एंड क्रो ने। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसलिए मैंने इसे 2-3 बार रिपीट भी किया है ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए चीजें। थर्ड कहा है कि व्यापक शब्दों का ये भंडार होता है, पढ़ने लिखने में ये ज्यादा रुचि रखते हैं। इनकी शक्ति कैसी होती है? मानसिक शक्ति होती है इनकी। ये स्वतंत्र निर्णय शक्ति होती है, मतलब स्वयं से निर्णय लेते हैं, स्वयं से चीजों को हल करते हैं, तर्क वितर्क चिंतन करते हैं, अमूर्त विषयों में रुचि लेते हैं, नेतृत्व का गुण पाया जाता है, लीडरशिप का गुण इनमें पाया जाता है, विषय का गहनता से अध्ययन करते हैं, ये ज्ञान करते हैं, विद्यालय में होने वाले कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो ये सारी इनकी विशेषताएं हो जाएंगी। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा की कि इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षण व निर्देशन कैसी होनी चाहिए? व्यक्तिगत शिक्षण व निर्देशन के रूप में होनी चाहिए। विशाल व उपयोगी इनके लिए पाठ्यक्रम बनना चाहिए, क्योंकि अगर आसान चीजें होगी तो ये जल्दी सॉल्व करके बैठ जाएंगे, फिर ये खाली बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं करना है, कुछ ऐसी चीजें उन्हें देनी है ताकि बच्चे उनमें तर्क कर सके। विशेष शिक्षण विधि का इसमें प्रयोग करना चाहिए और नेतृत्व का प्रशिक्षण होना चाहिए। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? इनकी शिक्षा के लिए होनी चाहिए। इनकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए।
तो क्लियर हो गया आपको यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, विशेषताएं क्या क्या होती है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, क्रो एंड थर्मन के अनुसार इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं हम पिछड़े बालक की। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, वन बाय वन डिटेल में इसको कवर करूंगी। तो पहला हो गया आपका प्रतिभाशाली। अब दूसरा पढ़ते हैं हम पिछड़े बालक कौन से होते हैं। सारे पढ़ाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी है। तो पिछड़े बालक की अब हम बात करने वाले हैं, तो देखते हैं इसको। तो पिछड़े बालक कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाते तथा औसत छात्रों से पीछे रह जाते हैं, वे पिछड़े बालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यही दूंगी कि 7 क्लास का बच्चा 6 क्लास का कार्य नहीं कर पा रहा है, तो वो हमारा किस में आ जाता है? पिछड़े बालक में आ जाता है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन दी है सिरिल बर्ट ने। सिरिल बर्ट ने क्या कहा है कि वे बालक जो विद्यालय जीवन के मध्य में अपने से नीचे की उस कक्षा औसत कार्य नहीं कर पाते हैं जो उनकी आयु के बालकों के लिए सामान्य होता है, तो वो क्या होते हैं? हमारे पिछड़े बालक होते हैं। पिछड़ेपन के प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका सामान्य, दूसरा है आपका विशिष्ट। सामान्य में क्या हो जाता है? सभी विषयों में कमजोर। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट है, तो जितने भी पांचों के पांचों सब्जेक्ट हैं उन सभी विषयों में जो कमजोर होते हैं वो होते हैं हमारे सामान्य बालक। लेकिन अगर मैं विशिष्ट बालक की बात करूं तो पर्टिकुलर किसी 1-2 विषय में, मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट है लेकिन वो इन चारों में तो एक्सपर्ट है लेकिन एक में कमजोर है, या इन तीनों में तो एक्सपर्ट है इन 2 में कमजोर है, तो ये भी किस में आ जाते हैं? आपके पिछड़े बालक में आ जाते हैं। और ये है आपका विशिष्ट का प्रकार और सामान्य का, जिसमें सारे बच्चे सारे सब्जेक्ट्स में बच्चे पिछड़ जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे सामान्य बालक। इसके बाद देखते हैं कि विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो विशेषताएं पढ़ते हैं। पिछड़े बालक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? इन बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है वो 80 से 89 के बीच में होती है। सीखने की गति इनकी धीमी होती है। सामान्य शिक्षण विधि से शिक्षण ग्रहण करने में ये असमर्थ होती हैं। कम शैक्षिक उपलब्धि होती है इनकी। असमायोजित व्यवहार होता है, खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। निराशावादी व अविश्वास का इनके अंदर क्या होता है? भाव होता है। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं क्योंकि चीजों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे मान लीजिए शारीरिक दोष है, उसे कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। परिवार का अभाव हो जाता है। निर्धनता आकार मतलब गरीबी, एक तरह से परिवार का माहौल, अगर परिवार में लड़ाई हो रही है तो ये सारी चीजें भी इस पर इफेक्ट डालती हैं। समाज का प्रभाव पड़ता है। विद्यालय का वातावरण कैसा रहे, अच्छा है तो उसके अकॉर्डिंग भी चीजें होती हैं। इसके बाद बात करें निम्न बुद्धि लब्धि होती है इनकी। परिवार के झगड़े की बात करें तो वो भी इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है। माता पिता की अशिक्षा भी इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर हो गया? सिरिल बर्ड ने एक डेफिनेशन और दी है। उन्होंने कहा है जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है वह पिछड़ा बालक होता है। तो वही चीज है कि जिनकी शैक्षिक लब्धि 80 से 89 के बीच में होगी वही हमारा पिछड़ा बालक होगा, लेकिन सिरिल बर्ड ने 85 से कम बताई है। तो दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं शैक्षिक लब्धि निकालने के सूत्र जो दिया है सिरिल बर्ड ने, उसकी बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट सूत्र हो जाते हैं आपके एग्जाम के पर्पज से। शैक्षिक लब्धि जो होती है वो होती है शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यानी कि EQ इज इक्वल टू हो जाएगा EA अपॉन CA। EA का मतलब हो जाएगा आपका एजुकेशनल एज एंड CA का मतलब हो जाएगा आपका क्रोनोलॉजिकल एज। तो ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, जो इंग्लिश के बच्चे हैं वो इससे देख सकते हैं। तो वही चीज है, यहाँ पे भी मैंने ये चीज लिख दी, EQ इज इक्वल टू EA अपॉन CA इंटू 100। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये चीज भी लिख दी। देखिए दोनों तरीके से आपके ऑप्शन में आ सकता है। क्लियर हो गया? अब मैंने कुछ नोट लिखा है वो भी देख लीजिए। अपनी कक्षा तथा उससे नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं वो हमारे पिछड़े बालक कहलाते हैं। छोटी सी डेफिनेशन, बस आप ये याद रखिए। काम 7 क्लास का बच्चा 6 क्लास का काम नहीं कर पा रहा है वो पिछड़ा बालक हो जाता है। तो क्लियर हो गया? अब देखिए दूसरी में क्या लिखा है। दूसरा नोट मैंने लिखा है मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा असमायोजित व्यवहार जो होता है किसका होता है? पिछड़े बालकों का होता है। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये था आपका पिछड़ा बालक, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेफिनेशंस को आपको अच्छे से याद रखना है और कितनी बुद्धि लब्धि होती है ये चीज याद रखनी है। और मैंने आपको इसको बता दिया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, आप इस पे इंपॉर्टेंट जरूर लिखिएगा। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम मंदबुद्धि बालक की, जो आपका हो जाता है तीसरा। देखते हैं उसको।
तो मंदबुद्धि बालक कैसे होते हैं? मंदबुद्धि बालक, मंदता का जो अर्थ होता है वो होता है औसत से कम मानसिक योग्यता, मतलब इससे भी नीचे, 80 से भी थोड़े जो नीचे वाले लोग होते हैं वो आ जाते हैं मंदबुद्धि बालक में। जो अपने स्तर से निम्न स्तर का कार्य भी आसानी से नहीं कर पाते, वो हमारे किस में आ जाते हैं? मानसिक मंदता में आ जाते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन स्किनर ने क्या कहा है कि मानसिक मंदता वाले बालकों के लिए अनेक शब्द इन्होंने प्रयोग किए हैं, जैसे कि मंदबुद्धि हो गया, अल्प बुद्धि हो गया, विकल बुद्धि हो गया, धीमी गति से सीखने वाले हो गए, पिछड़े हुए हो गए, मूड के हिसाब से चीजों को करने वाले हो गए। तो ये सारी किसने बताए हैं? आपके स्किनर ने बताए हैं। क्रो एंड क्रो ने डेफिनेशन क्या दी है कि वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। बस यही चीज है छोटी सी कि 70 से कम किसने बताई है? क्रो एंड क्रो ने बताई है। इसके अलावा इन्होंने एक चीज और दी गई है इसके अंदर, वर्तमान में मंदबुद्धि बालकों के लिए अमेरिकी संस्थान दिया गया है, उसका नाम क्या है? AAMD। इससे देखिए आपके 2-3 क्वेश्चन इजीली बन सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है जो मंदबुद्धि बालक हैं उनके लिए कौन सी संस्थान का प्रयोग किया गया है, तो आप लिखेंगे AAMD। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है AAMD का फुल फॉर्म क्या है, तो नाम है उसका अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी। तो ये दोनों चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन बता दी। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। विशेषताएं देख लेते हैं कैसी होती है। स्मरण शक्ति दुर्बल होती है, मतलब याद करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। सामान्यकरण की योग्यता का इनके अंदर अभाव होता है। मूर्त विषयों में रुचि लेते हैं कि चीजों को दिखाया जाए तब जाके सॉल्व की जाए। शब्दावली दोषपूर्ण होती है इनकी। मौलिकता का इनके अंदर अभाव होता है। रूढ़िवादी व अंधविश्वासी होते हैं। रुचियां सीमित और साधारण ही होती है। संवेगात्मक रूप से ये क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं। मित्र बनाने की इच्छा, मौलिकता का अभाव, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देख लेते हैं इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। मंद बालकों की जो शिक्षा है उनका जो शारीरिक प्रशिक्षण है इस पर प्रभाव डालता है, तो इसीलिए वो चीज अच्छी होनी चाहिए। आर्थिक प्रशिक्षण अच्छा होना चाहिए। अच्छी आदतों के निर्माण की इन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए। विशेष विद्यालय व विशेष शिक्षक इनके लिए उपलब्ध कराए जाए। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, इसके बाद एक छोटी सी लाइन बोली गई है वो देख लेते हैं। मंदबुद्धि बालकों के लिए LS पेनरोज ने अपनी पुस्तक में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उन्हें देख लेते हैं। किसने दिए हैं? LS पेनरोज ने। कौन सी बुक में दिया है? अपने बुक लिखी है इन्होंने बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट। देखिए इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट किसने लिखी है, तो वो लिखी है LS पेनरोज ने। और इन्होंने अगर ये पूछ लिया जाए कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो दोनों चीज आपको याद रखनी है। अब इसके अलावा इन्होंने अपनी इस पुस्तक में क्या दिया है? 4 श्रेणियों में चीजों को बताया है कि मंदबुद्धि बालकों के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, तो वो चीज इन्होंने बताई है। सबसे पहला दिया है इन्होंने मंगोलिज्म, सेकेंड है आपका क्रेटोनिज्म, थर्ड है आपका हाइड्रोसिफेली एंड फोर्थ है आपका माइक्रोसिफेली। तो इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अच्छे से देखिएगा। देखिए फर्स्ट है आपका मंगोलिज्म। ये क्या होता है? ये मंगोल जाति के समान होते हैं। आंखें बादाम की तरह, मुखमंडल पर तिरछापन होता है इनके, होठ पतले होते हैं, गर्दन छोटी होती है, नाक चपटी होती है, हाथ पांव लंबे व धड़ जो होता है वो छोटा। आवाज कैसी होती है इनकी? भारी होती है। तो ये होते हैं आपके मंगोलिज्म। सेकंड है आपका क्रेटोनिज्म। ये कैसे होते हैं? ये शारीरिक वृद्धि इनकी कम होती है। शरीर का विकास 3 फीट तक ही होता है। बौद्धिक स्तर इनका 25 से 50। कान कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। त्वचा जो होती है ऊपर से रूखी, परंतु शरीर में पर्याप्त चर्बी होती है। तो ये होते हैं आपके क्रेटोनिज्म। थर्ड है आपका हाइड्रोसिफेल। ये कैसे होते हैं? सिर की परिधि लगभग 26 से 28 इंच। मानसिक रूप से ये कैसे होते हैं? मंदबुद्धि वाले होते हैं। फोर्थ है आपका माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली कैसे होते हैं? सिर की परिधि 10 से 17 इंच आकार की, दृष्टि से सिर पतला व त्रिकोणाकार होता है। माथा कैसा होता है इनका? चपटा दिखता है। तो ये चारों आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चारों के बारे में पढ़ लिया। अब देख लेते हैं मंदबुद्धि के प्रकार कौन कौन से होते हैं।
तो देखिए मन बुद्धि के प्रकार में एक इम्पोर्टेंट लिखिएगा, जो AAMD तथा APA मानसिक रूप से मंदित बालकों को 4 भागों में बांटा है। उनके द्वारा किए गए वर्गीकरण को शिक्षा मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में काफी उपयोगी पाया है। ये कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बन जाते हैं। AAMD की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी। APA की फुल फॉर्म पूछ लेगा, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। तो ये दोनों ही फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। देखिए फुल फॉर्म भी बहुत ज्यादा पूछ ली जाती है। क्लियर हो गया? अब देखिए इन चारों के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है आपका साधारण मानसिक मंदता। ये क्या होता है? इस श्रेणी में आने वाले बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है वो होती है 52 से 67 के बीच में। बस ये छोटी छोटी सी चीजें याद रखिएगा कि जो साधारण होते हैं वो होते हैं 52 से 67 के बीच के। अब आगे देखिए, सेकेंड है आपके अल्पबल मानसिक मंदता। ये कैसे होते हैं? श्रेणी में आने वाले बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 36 से 51 तक होती है। बस आप ये याद रखिए, अल्बल जो होते हैं वो 36 से 51 के बीच के होते हैं। गंभीर मानसिक मंदता जो होते हैं वो 20 से 35 के बीच के होते हैं। गहन मानसिक मंदता वाले जो लोग होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो 20 से नीचे होती है। तो ये चारों आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, बहुत बार रिपीट हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको मंद बुद्धि बालकों के जो प्रकार हैं वो चारों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। पहला है आपका साधारण मानसिक मंदता, दूसरा है आपका अल्पबल, थर्ड है आपका गंभीर एंड फोर्थ है आपका गहन। तो चारों को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हो गया? बस आपको पता होना चाहिए किसके बीच कौन सा होता है। तो लास्ट वाला क्या था? 20 से कम। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा समस्यात्मक बालक कौन कौन से होते हैं। तो वो होते हैं जिनके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है, वही होते हैं हमारे समस्यात्मक बालक। कोई भी असामान्य बात उनके अंदर दिखाई देती है तो वो हमारे किस में आ जाते हैं? समस्यात्मक में। जो समस्या को जन्म देते हैं, मतलब वो खुद से पैदा करते हैं उस चीज को, जैसे कि चोरी करना, लड़ाई, गाली देना, स्कूल की दीवार को कूदकर भाग जाना। तो ये किस में आ जाते हैं? समस्यात्मक में। डेफिनेशन देख लेते हैं, किसने दी है? वैलेंटाइन ने। इन्होंने बोला है कि समस्यात्मक बालकों शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व यानी कि बिहेवियर या पर्सनालिटी किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होती है। मतलब उनके व्यवहार में भी थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा और उनके पर्सनालिटी में भी। ये दोनों बातें किसने कही है? वैलेंटाइन ने कही है। किसके लिए कही है? समस्यात्मक बालकों के लिए कही है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, अब इनकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, मतलब किस टाइप के होते हैं ये वाले बालक। देखिए सबसे पहला लिया है मैंने चोरी करना। जो चोरी करते हो वो किस में आ जाते हैं? हमारे समस्यात्मक बालक में। और ये चोरी ऐसी नहीं है कि किसी के घर जाकर हम चोरी कर रहे हैं, ये नॉर्मल चोरी है जैसे कि हम घर में कर लेते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने पैसे चुरा लिए अपने ही घर में, तो ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं ये हमारी समस्यात्मक बालक में आ जाती हैं। विद्यालय से भाग जाना, अनुशासन की कमी होती है इनके अंदर, ये किसी की बात नहीं सुनना चाहते। अगर सुनते भी, कोई कुछ बोल भी रहा है तो उन्हें तुरंत जवाब दे देते हैं। मतलब एक तरह से आर्ग्यूमेंट करने वाले होते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं, दुखी रहते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, उचित व्यवहार नहीं करते हैं। मतलब कोई सामने खड़ा है, कोई बड़ा भी खड़ा है ना, उनसे भी बहुत अच्छे से बात नहीं करेंगे, बहुत गलत तरीके से बात करते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो हमारे समस्यात्मक बालकों में काउंट किए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए समस्यात्मक बालकों की। तो सबसे पहला आपका घरेलू वातावरण में सुधार किया जाए। देखिए सबसे पहली चीजें जो पनपती है वो हमारे घर से ही पनपती है कि घर का वातावरण कैसा है, तो वो चीज में सुधार किया जाए। विद्यालय में अच्छा वातावरण हो, ये नहीं गाली गलौज वाले बच्चे रखे हुए हैं और एक दूसरे से वो ये चीजें कर रहे हैं, तो उन्हें समझाना चाहिए, चीजों के बारे में बताना चाहिए। मनोरंजन की सुविधा दी जाए, उनको खेल कूद की जो सुविधा है वो दी जाए। फोर्थ है आपका उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार शिक्षा दी जाए। बालकों को अच्छी आदतों तथा बुरी आदतों में अंतर करना बताया जाए। तो ये सारी चीजें बच्चों को समझानी चाहिए जिससे कि उनका जो बिहेवियर है वो चेंज किया जा सके। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, अब देखिए एक छोटा सा नोट मैंने लिख दिया है, आप इसे भी देखिएगा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जो आपके समस्यात्मक बालक होते हैं वो मंदबुद्धि बालक भी हो सकते हैं, पिछड़े बालक भी हो सकते हैं, प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो बालक होते हैं वो समस्यात्मक बालक की कैटेगरी में भी आ जाते हैं, क्योंकि इनमें भी कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल जाती हैं।
वो है हमारा बाल अपराधी बालक। बाल अपराधी बालक कैसे होते हैं ये देख लेते हैं। देखिए इसके बारे में भी सब चीजें पढ़ेंगे, कारण, समस्याएं, विशेषताएं, तो ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो बाल अपराधी बालक कैसे होते हैं, इसकी डेफिनेशन से समझ में आएगा आपको। डेफिनेशन देखिए इसकी, गुड ने दी है कि कोई भी बालक जिनका व्यवहार सामान्य व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, ये बाल अपराधी वो होते हैं। जैसे कि दूसरों के घरों में जाकर चोरी करना, तो ये किस में आ जाते हैं, आपके बाल अपराधी में आ जाते हैं। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन दी है विलियम हिली के अनुसार। इन्होंने कहा है कि समाज द्वारा स्वीकृत आचरण के विपरीत व्यवहार करना बालक करने वाला जो बालक होता है वो हमारा किस में आ जाता है, बाल अपराधी बालक में आ जाता है। इनकी जो विशेषताएं होती हैं, इनके जो कार्य होते हैं वो होते हैं चोरी करना, जुआ, नशा, बिना टिकट यात्रा करना, हत्या कर देना, यौन अपराध करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, तो ये सारे इनके कार्य होते हैं। देखिए समस्यात्मक और बाल अपराधी में कंफ्यूज नहीं होता है। समस्यात्मक वो होती हैं जो घर में ही चीजों को कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें। लेकिन बाल अपराधी बड़े बड़े लेवल पर कर रहे हैं, जैसे कि इसमें आपको मैंने बता भी दिया कि कार्य क्या क्या होते हैं, नशा, दूसरों की हत्या कर देना, यौन अपराध, तो ये ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं आपके बाल अपराधी समस्यात्मक बालक में। इसके अलावा जैसे कि चुनौतियां दे दी, ठगी, बेईमानी करना, बिना उद्देश्य के कहीं भी घूमना, आवारागर्दी करना, तो इस टाइप की जो चीजें देखने को मिल जाती है वो बाल अपराधी में देखने को मिल जाती है। इसकी विशेषताएं कैसी होती है, ये होते हैं हष्टपुष्ट शारीरिक रूप से, अध्ययन में इनका मन नहीं लगता, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिद्दी होते हैं, साहसी होते हैं, आक्रमणकारी होते हैं, बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं, वर्तमान के आनंद में विश्वास, भविष्य की इन्हें कोई चिंता नहीं होती है, समस्याओं को उचित विधि से हल नहीं करते हैं। बाल उपचार की कुछ शैक्षणिक विधियां हैं जो बताई हैं, जैसे कि मनोविश्लेषणात्मक विधि जो दी है सिगमंड फ्राइड ने, मनोभिनय विधि जो दी है जे.एल. मोरेनो ने, अनिर्देशित विधि जो दी है कार्ल रोजर्स ने, व्यक्ति इतिहास, जीवन इतिहास विधि जो दी आपके टाइटमैन ने। तो ये सारी विधियां भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा बाल उपचार की कुछ कानूनी विधियां भी दी गई हैं, उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका कारावास, है किशोर बंदी गृह, 4 है किशोर सुधार गृह। इसके अलावा एक और लिख लीजिएगा, बोस्टर्स संस्थाएं जो होती हैं वो भी इसकी क्या है, कानूनी विधियां हैं। तो ये पांचों की पांचों आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर लिख लीजिएगा बोस संस्थाएं, तो ये है आपकी पांचवी, लिख लीजिएगा अगर आप नोट बना रहे हो तो। ये पांचों की पांचों आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, तो ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। कारण भी बता दिया मैंने, समस्याएं, विशेषताएं एंड विधियां भी आपको क्लियर कर दिया। तो ये चारों की चारों चीजें आपको क्लियर होगी। इसके अलावा मैंने एक नोट लिख दिया है जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाल अपराध हेतु विलियम हिली ने 1909 में शिकागो अमेरिका में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला था। किसने खोला था, विलियम हिली ने। कब खोला था, 1909 में। सृजनात्मक बालक होते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटिव चाइल्ड। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटिविटी, जिसका अर्थ जो होता है वो होता है आपका बनाना, मौलिक रूप से उत्पन्न। तो ये इसका अर्थ होता है, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं इसके अर्थ की। तो अर्थ क्या होता है, नवीन वस्तु का उत्पादन या मौलिक होना या उपयोगी होना। तो ये सारी चीजें हमारी किस में देखने को मिल जाती है, सृजनात्मक में देखने को मिल जाती है। अब देख लेते हैं कुछ डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पर्पज से आपके। सबसे पहले डेफिनेशन जो दी है आपके वो दी है स्टेन के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो या उपयोगी हो, कोई क्रिएटिविटी की गई हो उसके अंदर, तो वो किस में आ जाती है, हमारे सृजनात्मक बालक में। सेकंड दिया है रोजर व स्टीन के अनुसार। इन्होंने कहा है सृजनशीलता को उत्पादन कहा जाता है, वही नई चीज को क्रिएटिव करना, दैट इज कॉल्ड सृजनात्मक। थर्ड दिया आपके स्टेनकर कारावास्की के अनुसार। इन्होंने कहा है कि सृजनात्मकता में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नवीन वस्तु का उत्पादन निहित होता है। जहां भी नवीन चीजों की बात आएगी, क्रिएटिविटी की बात आएगी, नई चीजों के उत्पादन की बात आएगी, वहां क्या होता है, आपका सृजनात्मक बालक होता है। इसके अलावा गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के कुछ तत्व दिए गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहला है आपका तत्कालीन स्थिति से परे जाने की योग्यता, केंद्र विमुख, समस्या की पुनर्व्यवस्था व्याख्या। नेक्स्ट है समन्वयशीलता,
फोर्थ है आपका दूसरों के विचारों में परिवर्तन करने की योग्यता यानी कि रूपांतरण, जैसे कि इनके अंदर मौलिकता का गुण पाया जाता है, नवीन चिंतन की योग्यता होती है, स्वतः निर्णय लेने की क्षमता ये रखते हैं, अमूर्त चिंतन कर लेते हैं, रचनात्मक कार्यों में ये रुचि लेते हैं, अपसारी चिंतन वाले होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। देखिए अपसारी चिंतन को अच्छे से पढ़िएगा, सृजनात्मक बालक होते हैं। अपसारी चिंतन क्या होता है, जैसे कि किसी क्वेश्चन के आप बहुत सारे हल दे पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अपसारी चिंतन। ये किस में आ जाते हैं, आपके सृजनात्मक बालक में आ जाते हैं। सृजनात्मक बालकों का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है, ये जन्मजात व अर्जित दोनों होता है, मतलब बचपन से भी होता है और ये धीरे धीरे चीजों को अर्जित भी कर लेते हैं। सृजनात्मक बालक सामान्यतः औसत से अधिक बुद्धिलब्धि के होते हैं। सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन पार्श्व चिंतन से होता है। अपसारी का मतलब मैंने आपको बता दिया, एक क्वेश्चन के कई हल निकालना। सृजनात्मकता का विकास बाल्यावस्था से शुरू व 30 वर्ष की सीमा में उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। सृजनात्मकता जो होता है यूनिवर्सल सार्वभौमिक होता है। क्लियर हो गया, अब आगे देखिए। सृजनात्मक प्रक्रिया व परिणाम दोनों है, प्रोसेस भी है और रिजल्ट भी है, प्रोसेस भी है एंड रिजल्ट भी है, दोनों होते हैं। है मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है, सिगमंड फ्राइड ने दिया है। इन्होंने कहा है कि पूर्व चेतना के विकास में सृजनात्मकता निर्भर करती है। सेकंड दिया है सहचार्य सिद्धांत, जो दिया आपके रिबॉर्ट ने। इन्होंने बोला है कि सृजनात्मकता संयोगों का पुनर्गठन होता है। थर्ड दिया है अंतर्दृष्टिवाद का सिद्धांत, जो दिया आपके कॉलर ने बताया कि सृजनात्मकता अवबोध पर निर्भर करती है। फोर्थ दिया है आपका अस्तित्ववादी का सिद्धांत, जो दिया आपके विलियम वुंट ने। इन्होंने कहा है सृजनात्मकता मिलन व सामंजस्य पर निर्भर करती है। तो चारों ही सिद्धांत आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इसके बाद कुछ परीक्षण देख लेते हैं इसके। सृजनात्मकता मापन के परीक्षण कौन कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट इज चित्र पूर्ति परीक्षण, सेकंड इज वर्थ परीक्षण, थर्ड इज टीन के डब्बों का परीक्षण, फोर्थ इज प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। तो ये चारों चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर भी आपका सृजनात्मक बालक बहुत अच्छे से मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो अब देख लेते हैं आपका लास्ट टॉपिक, जो है आपके विकलांग बालक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। विकलांग बालक पढ़ने से पहले एक चीज और देख लीजिए, सृजनात्मकता मापन में योगदान किस किसने दिया हुआ है, गिलफोर्ड ने, मैरीफील्ड ने, गेटजेल ने एंड जैक्सन ने। सृजनात्मकता मापन के जनक कौन माने जाते हैं, टॉरेंस माने जाते हैं। एक नोट लिख दिया है, वो भी देख लेते हैं। बी के पासी के अनुसार इंदौर 1972 व बाकर मेहंदी दिल्ली 1973 भारतीयों ने सृजनात्मकता परीक्षणों में योगदान दिया है। तो इन सब ने क्या दिया है, सृजनात्मकता परीक्षणों में योगदान दिया है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं विकलांग बालक कैसे होते हैं, तो वो देख लेते हैं। वे बालक जो सामान्य बालकों की अपेक्षा शारीरिक मानसिक संवेगात्मक दृष्टि से दोषपूर्ण होते हैं। किसी भी चीज में हो सकते हैं। विकलांग का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, चीजों से भी पता चल जाता है, आपको वर्ड भी दिखेगा तो भी पता चल जाएगा, वो किसी ना किसी रूप में विकलांग हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे कि चक्षु विकलांग, जिनके लिए हम क्या करते हैं, चक्षु का मतलब होता है जो देख नहीं सकते, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, वह श्रव्य सामग्रिकन का प्रयोग किया जाता है। श्रवण का मतलब हो जाता है जो सुनने से रिलेटेड होते हैं, इसके लिए ओस्ट वाचन विधि का प्रयोग किया जाता है। वाक का मतलब होता है बोलने से संबंधित होते हैं, जैसे कि हकलाना हो गया, तुतलाना हो गया, रुक रुक कर बोलना हो गया, तो वो चीज। इसके लिए अभ्यास विधि का प्रयोग करना चाहिए। कारण क्या हो सकते हैं, संवेगों का तीव्र प्रवाह होना चाहिए, हकलाना तुतलाना इसके कारण हो सकते हैं। विकलांग से आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। जो आपकी यूनिट 3 है उसमें मैंने ये फर्स्ट टॉपिक उठाया था आपका विविध अधिगम, जो कि बहुत लंबा टॉपिक है, काफी सारे बालक इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो है मैंने आपकी आज की वीडियो में कवर किए हैं। मैं आपको एक बार और शो कर देती हूँ। तो आज की वीडियो में हमने इन सारे बालकों के बारे में पढ़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रतिभाशाली मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, मंदबुद्धि, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, विकलांग बालक हो गया आपका, बाल अपराधी बालक एंड सृजनात्मक बालक। तो ये 7 के 7 टॉपिक मैंने आपकी आज की वीडियो में कवर किए हैं। अब इसके बाद आपके 2-3 टॉपिक और बचते हैं इस यूनिट में। इसके जो नेक्स्ट वीडियो, इसके 2 पार्ट आपके बनेंगे। आज ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो आपकी जो ये 3rd यूनिट है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट, सेकंड एंड 5th यूनिट को मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा अगर मैं 4th यूनिट की बात करूँ, उसमें भी मैंने आपके अधिगम अभिप्रेरणा को कवर करवा दिया है। आपको
स्क्रीन पर शो भी हो रही होगी। मैं आप ये भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको 4th यूनिट भी जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगी ताकि आपकी ये यूनिट वाइज़ जो सीडीपी चल रही है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और आपकी लास्ट टाइम में भी रिवीजन में हेल्प हो सके। तो आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो ना तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगी, तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।